Hello, good morning students. Now let's start our chapter 6 of civics. The name of the chapter we will discuss understanding our criminal justice system. In our previous video we have already discussed about the role of the police. So in this chapter we will discuss about our next topics. The first information report. FIR. It is with the registration of an FIR that the police can begin their investigations into a crime. The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register on FIR whenever a person gives information about a cognizable offence. This information can be given to the police either orally or in written. कि पुलिस जो होती है FIR दर्ज होने के बाद ही किसी क्राइम की जांच पड़ताल शुरू करती, इन्वेस्टिगेशन शुरू करती। लॉ में कहा गया है कि किसी भी क्राइम की सूचना मिलने पर थाने का जो हेड होता है उसको फ़ौरन FIR लिख लेनी चाहिए। पुलिस को ये जो FIR होती है लिखित या मौखित, ओरल या रिटन किसी भी रूप में मिल सकती है। The FIR usually mentions the date, time and place of offence, details the basic facts of the offence, including a description of the events। ये सारी चीज़ें इसके अंदर FIR के अंदर लिखी हुई होती है। If known, the identity of the accused person and witness is also mentioned। और वारदात के अंदर और क्या होता है, अगर अपराधियों का पता हो तो उनका नाम और गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। The FIR also states the name and address of complainants। जो शिकायत करता होता है उसका नेम और एड्रेस उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, लिखा जाता है। There is prescribed form in which the police registers on an FIR and it is signed by the complainant। The complainant also has a legal right to get a free copy of the FIR from the police। कि FIR में शिकायत करने वाले का नाम पता लिखा होता है। FIR के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है, इस पर शिकायत करने वाले के साइन कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से FIR की एक जो कॉपी होती है उसको फ्री लेने का अधिकार होता है, लीगली उसका राइट होता है। नेक्स्ट होता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। ए क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज ए पब्लिक रॉन्ग। किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस को किसके विरुद्ध माना जाता है, पब्लिकली वो रॉन्ग होता है। व्हाट इज मीन बाय दिस, दैट इज it is considered to have been committed not only against the affected victims but against society as a whole। इसका मतलब होता है कि क्राइम जो होता है केवल पीड़ित व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि पूरे समाज के लिए अपराध होता है। डू यू रिमेंबर द केस ऑफ डोरी डेथ ऑफ सुधा दैट वी रेड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर। आपने जो सुधा को पढ़ा होगा, इससे पहले के चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें जो दहेज के लिए जिसकी हत्या की गई थी। द केस अगेंस्ट द एक्यूज लक्ष्मण एंड हिज फैमिली वाज प्रेजेंटेड बाय द स्टेट। ये जो केस होता था ये आरोपी लक्ष्मण और इसके परिवार के खिलाफ राज्य की ओर से इसको दायर किया गया था। दैट इज वाई द केस वाज कॉल्ड स्टेट वर्सेज लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया था, स्टेट वर्सेज लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स। सिमिलरली द अबव केस कैन बी कॉल्ड, सिमिलरली इस जो केस हमने पढ़ा है अभी शांति हेम्ब्रम का, उसको भी स्टेट की तरफ से ही दायर किया गया, तो उसको भी क्या नाम दिया गया है, स्टेट वर्सेज शांति हेम्ब्रम हम उसको कह सकते हैं, ना कि मिसिस शिंदे वर्सेज शांति हेम्ब्रम। तो इस तरह से स्टेट की तरफ से जो केस लड़े जाते हैं उनको स्टेट का नाम दिया जाता है। इन कोर्ट इट इज़ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टेट। जो कोर्ट होता है, कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है, स्टेट का जो पक्ष होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगिंस व्हेन द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल्ड द चार्जशीट इन द कोर्ट। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसका काम कब शुरू होता है,
उसकी भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जो होती है पूरी इन्वेस्टिगेशन कर अदालत में चार्जशीट दाखिल कर देती है। ही और शी नो रोल टू प्ले इन द इन्वेस्टिगेशन। सरकारी वकील की इस जांच में कोई रोल नहीं होता इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर। द प्रोसिक्यूटर मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशंस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। जो प्रोसिक्यूटर होता है, जो सरकारी वकील होता है, वो क्या करता है, मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन। उसका काम होता है प्रोसिक्यूशन करना ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट, स्टेट के बिहाफ पे, उससे राज्य की ओर से प्रोसिक्यूशन प्रस्तुत करना होता है। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इट इज़ हिज हर ड्यूटी टू एन impartially and present the full and material facts, witness and evidence before the court to enable the court to decide the case। और एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एक कोर्ट का ऑफिसर होने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे जो फैक्ट्स होते हैं, विटनेस, एविडेंस, उनको सबूत उनको पेश करे, तभी अदालत अपना फैसला दे सकती है। अब आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज। द जज इज़ लाइक एन एम्पायर इन ए गेम एंड कंडक्ट द ट्रायल इम्पार्शली एंड इन एन ओपन कोर्ट। जो जज होता है उसकी वही हैसियत होती है जो खेलों में एम्पायर की होती है। द जज हियर ऑल द विटनेस एंड एनी अदर एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड द डिफेंस। जो जज होता है वो निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे चलाते हैं। जो जज होता है सारे गवाहों के बयान सुनता है और वो जो प्रोसिक्यूशन होता है वो डिफेंस होता है, उनके द्वारा प्रेजेंट किए गए एविडेंस और उनके विटनेस जो होता है उनको सुनता है, पेश किए गए जो सबूत होते हैं उनकी भी जाँच करते हैं। The judge decide whether the accused person is guilty or innocent on the basis of the evidence presented and in accordance with the law। और जज ये डिसाइड करता है कि वो पर्सन जो होता है वो गिल्टी है या फिर इनोसेंट होता है, किसके बेस पर, एविडेंस के बेस पर और लॉ के अकॉर्डिंग और एविडेंस के बेस पर वो जज ही जो होता है वो डिसाइड करता है कि वो दोषी है या नहीं है, और न्यायाधीश उसे सजा सुनाते। इफ द एक्यूज इज कन्विक्टेड देन द जज प्रोनाउंस द सेंटेंस। यदि वह अपराधी होता है तो जज जो होता है उसको सजा सुनाता है। ही मे सेंड द पर्सन टू जेल और इम्पोज ए फाइन और बोथ। वह उसको जेल भी भेज सकता है या फाइन भी कर सकते हैं या फिर दोनों हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रेस्क्राइब। किस पर डिपेंड करता है, ये लॉ के ऊपर, लॉ प्रेस्क्राइब करता है कि लॉ के अकॉर्डिंग अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो जज उसको वैसी ही सज़ा देगा। अब आता है नेक्स्ट होता है व्हाट इज़ ए फेयर ट्रायल। लेट अस फॉर मोमेंट, फेयर ट्रायल जो निष्पक्ष सुनवाई जिसको हम बोल सकते हैं कि फेयर ट्रायल जो होती है वो किस तरह से होती है। लेट अस फॉर ए मोमेंट इमेजिन व्हाट माइट हैव हैपन इफ द जज डिसाइड टू ट्राई शांति's केस वेरी डिफरेंटली। आइए थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन करते हैं कि अगर जो जज होता है शांति का मुकदमा किसी और तरह से उसको संचालित करता, उसको चलाता, तो क्या हो सकता था। What if the court did not give a copy of चार्जशीट। अगर अदालत ने शांति को चार्जशीट और गवाहों के बयानों की एक कॉपी ना दी होती तो क्या होता। एंड चार्जशीट and statements of witness to Shanti. What if he had the trial in a secret location where neither Shanti nor Sushil were present? ये अगर शांति और सुशील दोनों ही नहीं जा सकते तो क्या होता। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। What if he did not give Shanti's lawyer? यदि शांति को लॉयर नहीं दिया जाता तो श्रीमती शिंदे और आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता। Advocate Roy enough time to question the witness of prosecution such as Mrs. Shinde and instead had already decided what Shanti was guilty. If this had happened then it would be a case of an unfair trial.
यदि ऐसा होता तो ये केस कैसा होता? अनफेयर ट्रायल होता, कि निष्पक्ष सुनवाई उसको नहीं कहा जा सकता था। दिस इज बिकॉज फॉर ए ट्रायल टू बी फेयर several different procedures have to be observed. Article 21st of the Constitution that guarantee the right to life state that a person's life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal procedure. किसी वजह से जो निष्पक्ष सुनवाई थे, फेयर ट्रायल के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 होता है, जिसमें जीने का जो अधिकार होता है उसका आश्वासन दिया गया है। जो आर्टिकल 21 होता है, राइट टू लाइफ के अंदर हमें जो अधिकार मिलता है उसका अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही उसको छीना जा सकता है। मतलब ऐसे कोई भी उसकी जो लाइफ होती है, उसकी आज़ादी होती है, उसको कोई भी भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट होता है A fair trial ensure that Article 21 of the Constitution is upheld. Let us now return to Shanti's case as described in the storyboard and identify the essential element of a fair trial. कि जो निष्पक्ष सुनवाई तो फेयर ट्रायल में यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से उसको फॉलो किया जाएगा। तो अब एक चित्र कथा पट जो होती है, जिसमें दिए गए शांति के मुकदमे पर वापस लौटे और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान जो भी इसके अंदर दिखाया गया है। फर्स्टली, शांति was given a copy of the charge sheet and all other evidence that the prosecution presented against her. पहली बात, शांति को जो चार्ज शीट होती है और उन सभी साक्ष्यों की एक प्रति दी गई थी, एक कॉपी दी गई थी, जो कि प्रोसिक्यूशन जो होता है उनके खिलाफ अदालत में पेश किए गए थे। शांति was charged with the offense of theft that was defined as a crime in law. शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था, जो कानूनन एक अपराध है। The trial was held in an open court in the public views. यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। The trial was held in an open court in public view. Her brother सुशील could attend the court hearing. उसका जो भाई होता है सुशील अदालत की कार्रवाई में मौजूद था। The trial was held in presence of the accused. शांति was defended by a lawyer. मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया था। शांति का एक वकील ने बचाव किया। Shanti's lawyer, advocate Roy, was given an opportunity to cross-examine all the prosecution witness. Advocate Roy was given an opportunity to present witness in Shanti's defense. कि शांति की जो अधिवक्ता होती है, रॉय को अभियोजन पक्ष की ओर से जो डिफेंस होता है उसकी ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया, क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया गया। और जो रॉय होती है, रॉय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ चीज़ें घटती है जो कि आर्टिकल 21 के अंदर होता है कि जो राइट टू लाइफ होती है उसके अंदर हर आदमी को अपनी तरफ से बात कहने का अधिकार होता है। Although the police filed a case of theft against Shanti, the judge assumed her to be innocent. It was the responsibility of the prosecution to prove beyond reasonable doubt that Shanti was guilty. हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन जज ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब क्या था कि जो प्रोसिक्यूशन होता है उसको निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में प्रोसिक्यूशन जो होता है वो ऐसा नहीं कर पाया। तो इट इज़ significant that the judge decide the matter only on the basis of the evidence before the court. The judge did not jump to the conclusion that Shanti was the thief
just because she was a poor maidservant. Instead, the judge remained impartially, and since the evidence showed that some young man and not Shanti was the thief. कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या था कि न्यायाधीश ने, जो जज होता है, उसने अदालत के सामने पेश किए गए जितने भी एविडेंस थे उनके आधार पर मुकदमे का फैसला सुनाया। जज ने शांति की जो कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं लिया कि वह सच में चोर है। इसकी बजाय उसने क्या किया, न्यायाधीश का जो आचरण लगातार निष्पक्ष रहा, इम्पार्शियल रहा, और चूँकि साक्ष्यों से जो एविडेंस थे उसे ये सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ और जो यंग गैंग होता है उसने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को रिहा कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे फेयर ट्रायल का मौका दिया गया था, निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया था। तो ये होती है आपकी निष्पक्ष सुनवाई, कि उसमें जो अपराधी होता है उसको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ बोथ स्टेट दैट ऑल द पर्सन्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर शुड कैरी आउट देयर रोल्स इन ए प्रॉपर मैनर। कि इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है, संविधान और कानून दोनों में ये कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। What this means is that they all need to work to ensure that every citizen, irrespective of their class, caste, gender, religious and ideological backgrounds, gets a fair trial when accused. The role of law, which says that everyone is equal before the law, would not make much sense if every citizen were not granted a fair trial by the Constitution. इसका मतलब है कि जो प्रत्येक सिटीजन, चाहे वह किसी भी क्लास का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से हो, उसे फेयर ट्रायल का अधिकार दिया जाए। कानून का जो शासन है कहता है कि कानून के सामने हर कोई इक्वल होता है। अगर प्रत्येक सिटीजन को संविधान के माध्यम से फेयर ट्रायल का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हमने चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं, जो कि हमें उसके बारे में फिर पता लगा है कि जो पुलिस होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, जज होते हैं, फेयर ट्रायल होता है, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हमारी जो आपराधिक न्याय प्रणाली होती है, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती है। तो ये चीज़ें हमने अपने चैप्टर में आज समझी है और हमारा चैप्टर जो होता है ये ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।